संविधान दिवस के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति और पीएम का संबोधन। बीजेपी आज से शुरू कर रही है संविधान गौरव अभियान। आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर किसानों का नया प्लान क्या है और देश के विभाजन को लेकर संघ प्रमुख ने क्या कहा। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। आज संविधान दिवस है। इस मौके पर संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी सभा को संबोधित करेंगे। आज के दिन ही 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को स्वीकार किया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। पीएम शाम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से विज्ञान भवन में आयोजित 2 दिन के संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी आज संविधान दिवस के मौके पर देश भर में संविधान गौरव अभियान चलाने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभियान की शुरुआत मणिपुर से करेंगे। आज से शुरू होकर ये अभियान बाबा साहेब अम्बेडकर की परिनिर्माण दिवस 6 दिसंबर तक देश भर में चलाया जाएगा। इस राष्ट्रव्यापी अभियान में भी चुनाव वाले 5 राज्यों पर खास फोकस किया जा रहा है। आज आंदोलन के 1 साल पूरा होने के मौके पर दिल्ली में किसान महापंचायत का आयोजन करेंगे। इसमें शिरकत करने के लिए भारी संख्या में किसान हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी से दिल्ली बॉर्डर पर जुट रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से गाजीपुर बॉर्डर पर दोबारा बैरिकेडिंग कर दी गई है और जवानों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। सरकार की 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किसान MSP पर गारंटी की मांग कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि 27 नवंबर को होने वाली बैठक में आगे की योजना बनाई जाएगी और 29 नवंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का आयोजन होगा। इसके अलावा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान रोज 500 किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर संसद तक मार्च करेंगे। उधर दिल्ली पुलिस ने कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। यूपी के लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर किसानों ने अपनी जमीनों की मुआवजे के लिए धरना दिया। गुरुवार को मुआवजे पूर्व में सरकार के साथ हुए समझौतों को लागू करने के लिए दर्जनों किसान एयरपोर्ट परिसर स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए। किसान कम मुआवजा मिलने से नाराज हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम के दौरान देश के विभाजन को लेकर कहा कि देश का विभाजन कभी न मिटने वाली वेदना है। दोबारा ये गलती नहीं दोहराएंगे। इसके लिए लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे और मरना पड़ा तो मरेंगे। भागवत के मुताबिक पूर्व में हुई गलतियों से दुखी होने की नहीं बल्कि सबक लेने की आवश्यकता है। गलतियों को छिपाने से उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से मध्य प्रदेश के ग्वालियर के 3 दिन के दौरे पर हैं। उनके दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। भागवत यहां से सरस्वती शिशु मंदिर में होने जा रहे स्वर साधक संगम में मार्गदर्शक के तौर पर शिरकत करेंगे और जीवाजी विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भागवत के साथ रहेंगे। पिछले काफी दिनों से लापता मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह गुरुवार को कांदिवली में क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। पूछताछ के बाद परमवीर सिंह ने मीडिया से कहा कि जैसा कोर्ट का आदेश होगा मैं वैसा करूंगा, जैसा आगे बोला जाएगा मैं वैसा ही करूंगा और मुझे कुछ नहीं कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल परमवीर की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर 258 रन बनाए। क्रीज पर श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा मौजूद हैं। जडेजा 99 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट में प्रदूषण और सर्दी की वजह से आसमान में धुंध भी छाई रही। भारतीय वैक्सीन को 15 और देशों से मिली मान्यता। सऊदी अरब में भारत समेत 6 देशों के यात्रियों को मिलेगी डायरेक्ट एंट्री। अफ्रीकी कोरोना वेरिएंट से दुनिया में क्यों मचा हड़कंप? भारत में अब तक वैक्सीन की कितनी डोज लगी और कोरोना के नए आंकड़ों ने देश में कैसे बढ़ाई दहशत? सदी की सबसे बड़ी बीमारी से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए टॉप 9 कोरोना महामारी में। सऊदी अरब ने 1 दिसंबर से भारत समेत 6 देशों की यात्रियों को अपने देश में सीधे प्रवेश की इजाजत दे दी है। इसमें पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, वियतनाम और मिस्र के यात्री भी शामिल हैं। दरअसल कोरोना के चलते सऊदी अरब में एंट्री के लिए यात्रियों को कई तरह के नियमों का पालन करना होता था, लेकिन अब यात्रियों को उसमें छूट मिलेगी। भारत के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को 15 और देशों ने मान्यता दे दी है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेबनान, मॉरिशस, बांग्लादेश, नेपाल, फिलिस्तीन, फिलीपींस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, टर्की और यूक्रेन जैसे देश शामिल हैं। 100 से ज्यादा देश भारतीय वैक्सीन और सर्टिफिकेट को पहले ही मान्यता दे चुके हैं। भारत में कल शाम 7 बजे तक कोरोना वैक्सीन की 120 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया, अब तक टीके की 120 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर घर दस्तक अभियान महामारी के विरुद्ध भारत की लड़ाई को मजबूत करता जा रहा है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 9,119 नए केस सामने आए और 396 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। कल स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 10,264 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में इस समय कोरोना के करीब 1,10,000 एक्टिव केस हैं।
उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय वन अनुसंधान केंद्र में एक बार फिर कोरोना बम फूटा है। यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए 11 सीनियर IFS ऑफिसर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संस्थान को सील कर दिया गया है और कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि दिल्ली से 48 IFS ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए आए थे, जिसमें से 11 कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना का नया वेरिएंट एक बार फिर पूरी दुनिया को डरा रहा है। ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका में मिला है, जिसके चलते वहाँ रोजाना केस बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इसे B1.1.529 नाम दिया है और WHO ने इसे देखते हुए आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मल्टीपल म्यूटेशन वाला ये नया वायरस साउथ अफ्रीका में तेजी से फैल रहा है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाए जाने के बाद भारत में हड़कंप मचा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर अलर्ट जारी किया है। केंद्र ने राज्यों से दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने या जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कठोर कोविड जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 9 दिनों का डेटा देखें तो मृत्यु दर में 121% तक बढ़ोतरी हुई है। 15 नवंबर को देश भर में 197 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी, तो वहीं 23 नवंबर को ये बढ़कर 437 तक पहुंच गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने केंद्र सरकार को भी अलर्ट कर दिया है। 13 राज्यों में खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। रूस, अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों में कोरोना फिर तेजी से फैल रहा है। घूमने फिरने या काम के सिलसिले में इन देशों में लोगों का आना जाना लगा रहता है। इससे मुंबई में कोरोना के नए स्ट्रेन के फैलने का खतरा है। BMC ने राज्य के कोरोना टास्क फोर्स से इन देशों में फैल रहे कोरोना की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट मंगाने की सिफारिश की है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। यूपी में बढ़ा सियासी घमासान, राम राज्य पर किसने उठाए सवाल? अपनी पार्टी के विधायक के बयान पर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा? और उत्तर प्रदेश में आज से शुरू हो रहे कांग्रेस के सदस्यता अभियान में क्या है खास? देश में राजनीतिक घमासान से जुड़ी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि योगी जी राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 दलितों की हत्या हुई है। शंभू कृषि की भी हत्या हुई थी, वह भी शूद्र परिवार से थे। शूद्रों की गर्दन तो काटी ही जाएगी, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा और अधिकार चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने प्रयागराज में कहा कि OBC वोटरों को साधने के लिए पिछड़ा मोर्चा पूरे प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा सदस्यों को शामिल करेगा और पूरे प्रदेश में रैलियां करके OBC को जुटाने का काम करेगा। कश्यप के मुताबिक बीजेपी कुर्सी के लिए नहीं बल्कि देश हित में काम करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सीतापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र दिया। उन्होंने इस बीच PM मोदी और योगी की तस्वीर को लेकर विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि PM मोदी ने कहा था कि योगी जी तेज तर्रार बैटिंग करो, पूरी मजबूती से खेलो, बीजेपी की जीत निश्चित है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के यूपी में शाहीन बाग बनाने वालों के लिए कब्रिस्तान तैयार करने वाले बयान पर योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हमारी पार्टी के नेता मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ऐसे अनाप शनाप बयानबाजी करने वालों को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे तुरक मिजाजी लोग हर पार्टी में होते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव संविधान दिवस के मौके पर आज संविधान बचाओ महाआंदोलन समिति की बहुजन महापंचायत रैली में शामिल होंगे। लखनऊ के कांसीराम स्मृति उपवन में आयोजित होने वाली महापंचायत में प्रदेश भर से दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के जुटने का दावा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आज से 1 करोड़ नए सदस्य बनाने की मुहिम शुरू करने जा रही है। नए सदस्य 4 नारे के साथ सदस्यता महाअभियान की शुरुआत आज दोपहर में प्रदेश कार्यालय पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। अभियान के दौरान शहर के प्रमुख बाजार, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। आज दिल्ली विधानसभा में एक दिन के होने वाले सत्र में कृषि कानून और किसान आंदोलन का मुद्दा उठेगा। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा देकर सदन में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जा सकता है। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की लखीमपुर मामले में भूमिका को लेकर गिरफ्तारी और इस्तीफे की भी मांग की जाएगी। अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा है कि अगले साल जाटों के प्रभाव वाले 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इस बार चुनाव में जाटों का वोट उसी पार्टी को जाएगा जो उन्हें आरक्षण देने के वादे को पूरा करेगा। मलिक ने कहा कि सरकार ने 2015 और 2017 में आरक्षण का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं किया गया है। पंजाब सरकार के सिख फॉर जस्टिस के सेक्रेटरी जनरल अवतार सिंह पन्नू के भाई बलविंदर सिंह पन्नू को पंजाब जैनको लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त करने पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि चन्नी सरकार किसी भी खालिस्तान समर्थक संगठन से जुड़े शख्स के भाई को अहम पद कैसे दे सकती है। पंजाब में मुद्दे को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है।
कहां एटीएस ने अवैध हथियारों और हजारों कारतूस के साथ 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कहां मकान में आग लगने से हुई बुजुर्ग की मौत और जूनियर इंजीनियर के घर छापेमारी में विजिलेंस ने कहां बरामद किए 13 लाख नकद रुपए। राज्यों की तमाम अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष में। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जदुनाथ सिंह स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा का समापन कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों ने जमकर हंगामा किया। ये खिलाड़ी खेल प्रतियोगिता के दौरान जीती पुरस्कार राशि न दिए जाने से नाराज थे। खिलाड़ियों का आरोप है कि सांसद ने खिलाड़ियों को स्टेडियम से भूखा प्यासा भगा दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रदेश में मद्य निषेध शपथ कार्यक्रम मनाने का ऐलान किया है। कार्यक्रम के दौरान सरकारी कर्मचारियों को शराब नहीं पीने और नहीं पीने देने की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ लेने के बाद भी शराब के धंधे में लिप्त पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की नौकरी भी जा सकती है। झारखंड एटीएस ने हथियार और कारतूस की तस्करी के आरोप में बीएसएफ के 2 जवानों सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने इनके पास से 8000 से ज्यादा कारतूस, 14 पिस्टल, 21 मैगजीन, 1 बाइक और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपियों ने बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में हथियार और कारतूस सप्लाई किए हैं। दिल्ली के जीबी रोड पर एक मकान में आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर 6 फायर टेंडर ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में पूरी तरह जलने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई में मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली और तेनकासी जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम के हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में अपहरण केस के आरोपी बदमाश अमित शर्मा की नोएडा एसटीएफ और क्राइम ब्रांच से मुठभेड़ हो गई। फायरिंग के दौरान बदमाश को गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया। आरोपी बदमाश के खिलाफ हत्या की कोशिश और लूट के कई केस दर्ज हैं। ओडिशा के विजिलेंस विभाग ने मयूरभंज जिले में एक जूनियर इंजीनियर संतोष कुमार दास के घर पर छापेमारी कर 13 लाख रुपए नकद और अवैध संपत्ति जब्त की। आरोपी आईटीडीए में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात है। आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कार्रवाई की गई। पंजाब के मोहाली से चंडीगढ़ के सीएम आवास घेरने जा रहे कंप्यूटर टीचर्स पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें कई शिक्षक घायल हो गए। टीचर्स एसोसिएशन के प्रधान ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें सीएम से मिलने नहीं दिया गया तो वो वापस नहीं जाएंगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों को चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर ही रोक दिया था। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेट्रो की ड्राइवरलेस ट्रेन का शुभारंभ किया। पिंक लाइन के मजलिस पार्क से शिव विहार तक 59 किलोमीटर लंबे रूट पर ये मेट्रो चलेगी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंक हो रहा है पस्त। किसने कहा श्रीनगर में इस समय नहीं है कोई एक्टिव आतंकी। दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास से दुश्मन के घर कैसे मची खलबली। और कंगाल पाकिस्तान को आईएमएफ ने भी कर्ज देने से इनकार किया। सीडीएस विपिन रावत के बयान से बौखलाए चीन ने क्या कहा है। पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश में जुटे पाकिस्तान के नापाक मंसूबे धराशायी होने लगे हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि श्रीनगर में इस समय कोई एक्टिव आतंकी नहीं है। सेना ने पिछले कुछ दिनों में टारगेट किलिंग में शामिल 20 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया है। डीजीपी ने कहा सिर्फ एक ही आतंकी बासित बचा है, जिसकी तलाश जारी है। डीजीपी ने बॉर्डर पार से आने वाली ड्रग्स की खेप का भी खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि कई जगह पर ड्रोन के जरिए नारकोटिक्स की सप्लाई हो रही है। 2 साल में हमने 360 करोड़ रुपए मूल्य की 185 किलो हेरोइन बरामद की है। साथ ही 2.5 करोड़ रुपए भी जब्त किया है, जिसका उपयोग देश में नार्को टेरर फैलाने में किया जाना था। दुश्मन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सेना इन दिनों भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जोर शोर से युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास को दक्षिण शक्ति नाम दिया गया है। ये करीब 500 किलोमीटर के दायरे में हो रहा है। भारतीय वायुसेना और नेवी भी इस युद्धाभ्यास में शामिल है। आज इसका समापन समारोह है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहेंगे। दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास में करीब 30,000 सैनिक और पुलिसकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें जल, जमीन और हवा से दुश्मनों पर हमले का अभ्यास किया जा रहा है। आज समापन के मौके पर करीब 400 पैरा ट्रूपर्स एक साथ पैरा जंप करेंगे। ये पहला मौका है जब पाकिस्तान से सटी सीमा पर नई टेक्नोलॉजी से वॉर एक्सरसाइज किया जा रहा है। भारतीय तैयारियों से पाकिस्तानी सेना में हलचल मची है।
मुंबई हमले की आज 13वीं बरसी है। 2008 में आज ही के दिन पाकिस्तान के समुद्र के रास्ते आए दहशतगर्दों ने मुंबई में तांडव मचाया था। इस घटना से सबक लेते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने समुद्र तटों की सुरक्षा काफी सख्त कर दी है। कोस्ट गार्ड के 40 से ज्यादा जहाज और 10 से 12 एयरक्राफ्ट 20 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके की निगरानी करते हैं। इसी वजह से 2 साल में समुद्री रास्ते से जाने वाले 3.5 टन से ज्यादा ट्रक पकड़ी गई है। पाकिस्तान दुनिया के सामने कटोरा लेकर घूम रहा है, लेकिन कोई कर्ज देने वाला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी उसे कर्ज देने से इनकार कर दिया है। IMF ने केंद्रीय बैंक से उधार लेने के लिए पाकिस्तान के अनुरोध को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उसकी आवाम दाने दाने के लिए तरस रही है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब है। उसकी जितनी GDP है उससे ज्यादा कर्ज हो गया है। पहली बार पाकिस्तान का कुल कर्ज और देनदारियां 50 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अकेले इमरान सरकार का लिया गया कर्ज है। PM इमरान खान ने बढ़ते कर्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया है। पाकिस्तान अपनी आवाम का निवाला छीनकर मिसाइलें तैयार कर रहा है। पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान का ये परीक्षण उसके जंगी मंसूबे का प्रमाण है। इमरान ये भूल गए हैं कि मिसाइल परीक्षण से ज्यादा सरकार को अपने देश का कर्ज उतारने और जनता का पेट भरने पर ध्यान देना चाहिए। CDS जनरल बिपिन रावत के 2 टूक बयान से चीन को मिर्ची लग गई है। उसने भारत के सामने आपत्ति दर्ज कराई है। जनरल बिपिन रावत ने कुछ दिन पहले चीन को भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, चीन और भारत एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। साइबेरिया में गई 50 से ज्यादा मजदूरों की जान। LAC पर तनाव के बीच भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक आज। अमेरिका और सऊदी अरब में तकरार क्यों बढ़ी? ड्रैगन की नई साजिश क्या है? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी दुनिया की सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में। रूस के साइबेरिया में कोयला खदान में बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 52 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक केमरोवो की इस खदान में करीब 285 लोग काम कर रहे थे, तभी आग लग गई। देखते देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया और खदान में बड़ा धमाका हो गया। मजदूरों को भागने तक का मौका नहीं मिला। LAC पर PLA की नापाक हरकतों के बीच आज भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक है। विदेश मंत्री S जयशंकर की अध्यक्षता में डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बैठक होनी है। इसमें तीनों देश क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा RAC के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने पर भी मंथन किया जाएगा। तेल उत्पादन के मौके पर अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में तल्खी बढ़ गई है। बाइडेन प्रशासन की गुजारिश के बावजूद सऊदी अरब ने तेल की आपूर्ति न बढ़ाने के फैसले पर अडिग है। आखिरकार अमेरिका ने थक हार कर अपने रणनीतिक भंडार से 5 करोड़ बैरल कच्चा तेल जारी किया है। इससे अमेरिकी लोगों को राहत मिलेगी। ओपेक देशों ने तेल के दाम बढ़ाने के लिए उत्पादन नियंत्रित कर दिया है। पड़ोसी देश म्यांमार में भी चीन ने अपना दखल बढ़ा दिया है। इससे वहां के कई आदिवासी ग्रुप नाराज हैं। चीन उनके गुस्से से बचने के लिए इस समय म्यांमार से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तेजी से फेंसिंग का काम कर रहा है। वह अब तक 660 किलोमीटर लंबी हाईटेक फेंसिंग कर चुका है। उसका अगला लक्ष्य अगले साल तक 2000 किलोमीटर तक फेंसिंग का काम पूरा करने का है। चालबाज चीन अब प्रशांत महासागर में बसे छोटे द्वीप राष्ट्रों पर टोरे डालने में जुटा है। वह वहां गुपचुप तरीके से सैन्य बेस बना रहा है। ताजा मामला माइक्रोनेशियाई देश किरिबाती का है, जिसने चीन के झांसे में आकर अपने बड़े सुरक्षित समुद्र क्षेत्र खोल दिया है। चीन इसका इस्तेमाल व्यावसायिक तौर पर मछली पकड़ने के साथ साथ नौसेना अड्डों के रूप में करेगा। पाकिस्तान पर तो तालिबान को भी भरोसा नहीं रहा है। वो भारत के करीब आने का प्रयास कर रहा है। तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुक्ताकी ने 10 नवंबर को पाकिस्तान के दौरे पर जाने से कुछ दिन पहले उनका एक सहयोगी यह पता लगाने के लिए मध्यस्थ के पास पहुंचा कि इस्लामाबाद में भारत से संबंधित कोई मुद्दा उठाया जाना चाहिए या नहीं। चीन ने एक बार फिर अपनी सैन्य और मिसाइल शक्ति का दिखावा किया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा कि चीन की सेना के पास परमाणु शक्ति से लैस DF-17 और DF-26 मिसाइल्स की बड़ी खेप है। DF-26 5000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु और पारंपरिक हमले कर सकती है। चीन और रूस से तनाव के बीच अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की सेना संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। जापान सागर में जारी युद्धाभ्यास का मकसद चीन को सीधी चुनौती है, जो लगातार इलाके में सैन्य गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच भारी तनाव है। इस बीच अमेरिका ने खुलकर यूक्रेन के समर्थन का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के लोगों की संप्रभुता, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन बॉर्डर के पास अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई है।